Hello students, welcome again. This is lecture number 5 from the lesson number 2, Reproduction in Lower and Higher Animals. Today we'll be covering the topics like embryology, pregnancy, placenta, parturition and lactation. Let's directly start away with the embryology subtopic. Now, it will be covering various processes. The first process being cleavage. What is cleavage? It is a rapid mitotic division of a zygote to form hollow spherical multicellular blastula. Okay, let me select the pen. Now, it forms a hollow spherical multicellular blastula. Actually, you should know this that in cleavage, there is no growth phase between the cleavage parts. That means the size of the blastomeres will be not increasing, but instead they will be reducing with every cleavage. Here you can see the same size is there. Okay, the size is not increasing, but the division के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं और वो ब्लास्टोमियर का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है. तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है. तो वापस हम पॉइंट्स देखते हैं. इट इज अ रैपिड माइटोटिक डिविजन ऑफ द zygote to form blastula. The cells which are formed, they are called as the blastomeres. Here you can see the blastomeres, it is labeled here. How it happens? It is holoblastic. That means it is a complete cleavage ऐसा बोला जाता है, इसलिए उसको holoblastic कहा गया है. The whole zygote gets divided. Okay. Now the cleavage के stages कैसे हैं? The first cleavage, it occurs after 30 hours after the fertilization. It longitudinally divides into two blastomeres. Next cleavage जो होगा इसके 30 hours के बाद वो उसके right angles पे होगा तो 4 cells बनेंगे. उसके बाद again third cleavage बनेगा तो 8 cells बनेंगे. ओके, एंड देन इसी तरह से फोर्थ डे जो फर्टिलाइजेशन का खत्म होगा तब तक करीब ये 16 से 32 सेल्स का बॉल बन जाएगा. और दिस बॉल रिजेंबल्स एक्चुअली द बॉल ऑफ द मलबरी एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मोर्यूला स्टेज. सो दिस इज द 16 cell stage morula. Just remember here that there is reduction in the size of blastomeres and thereby the rapid process is there, and this process requires high consumption of oxygen here. Okay, क्योंकि रैपिड रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे डीएनए का, सेल्स बनते जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और साइज नहीं बढ़ रहा है. यहाँ बाहर की आप लेयर देखोगे वैसी की वैसी, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा. हमने ऑलरेडी इस लेयर के बारे में पढ़ा है. यहाँ तक आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी इंटैक्ट है क्लीवेज के स्टेज तक. ओके, इसलिए सेल का साइज बढ़ नहीं पा रहा है, इसका जाइगोट का साइज. अभी नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं. नेक्स्ट स्टेज कहाँ आती है? ये जो मॉर्यूला है ये रीच करता है इस्थमस तक. इस्थमस आपको यूट्रस का पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसका, फेलोपियन ट्यूब उसका जो पार्ट है, जस्ट एंटर्स द uterus. That is part is called as isthmus. Now we go to the next stage, which is blastulation. Now what is blastulation? It is the formation of hollow and multicellular blastocyst. अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हैं, यहाँ हमने सेल्स देखे थे 16 सेल्स देखे थे. इनमें से कुछ सेल्स क्या होते हैं, आउटर लेयर के जो होते हैं, दे बिकम फ्लैट एंड दे फॉर्म द ट्रोफोब्लास्ट. ये बाहर की लेयर में आप देखोगे ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं. और इनर सेल्स जो जब थोड़े से जो बड़े होते हैं साइज में, दे फॉर्म द इनर सेल मास. ओके, हियर यू कैन सी दिस. ये इनर सेल मास आप देख रहे हो एक साइड में ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है. So this side is called as the embryonal end. This side is called as the embryonal, और इसका opposite side जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब एम्ब्रियोनल एंड बोलते हैं. ठीक है, अभी यहाँ आप देख रहे हो जोना पेल्यूसिडा जो है ये थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है. ये करीब 7वां दिन आ जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और ये जोना पेल्यूसिडा जो पहले यहाँ पे इंटैक्ट थी, यहाँ आप देख रहे हो ये पूरी इंटैक्ट थी, ये इंटैक्ट न रह के यहाँ पे ब्रेक हो गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लास्टुलेशन. यहाँ पे 2 लेयर्स बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बाहर के, अंदर के इनर सेल मास बनते हैं, और यहाँ एक कैविटी एनक्लोज हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी. जस्ट रिमेंबर दैट. और यहाँ आप देखोगे कि ये सेल का साइज भी थोड़ा बढ़ गया है. ब्लास्टोसिस्ट जो ब्लास्टुला है इसमें बढ़ जाता है साइज, करीब ये 0.30 mm तक का ये ब्लास्टोसिस्ट का साइज हो जाता है. नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे, दैट इज
अगेन यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया है कि कैसे इम्प्लांट हो रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है करीब यहाँ पे एम्प्यूला में होता है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, और डे 7 के आते आते तक ये यूट्रस की वॉल में एम्बेड होने के लिए तैयार हो जाता है। दिस डायग्राम इज ओनली फॉर रेफरेंस। विच एवर एक्स्ट्रा डायग्राम्स आर बीइंग शोन हियर इन योर in this presentation, they are only for reference and they are not for evaluation. They will not be asked in your exams. Students, the diagrams which I am giving here is only for better explanation. जो text में diagram है वही आपको exam में पूछे जाएंगे. Now we come to the next process which is called as implantation. Implantation का मतलब है ये blastocyst का uterus की wall में embed हो जाना. ये 7वें से 10वें दिन तक complete हो जाता है. So this implantation, this is a very important point, is in the fundus part of the uterus. अब कहाँ से ये इम्प्लांट होता है? जो एम्ब्रियोनल एंड है, जो इनर सेल मास वाला एरिया है, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जाके यूट्रस की वॉल को चिपकता है. ओके एंड बाद में ये 6वें दिन का दिखाया है और 7वें दिन तक और डेवलपमेंट होता है. आप देखोगे 7वें दिन में ये जो यूट्रस की वॉल है ये पूरी की तरह धस गई है और ये एम्ब्रियो जो है ये अंदर की तरफ मूव कर गया है. कैसे करते हैं ये? अब ये जो बाहर की लेयर है जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट सेल बोला था, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोली थी, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में. एक है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंगल लेयर आपको दिख रही है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा जो लेयर है वो सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट. यहाँ आप ये जो देख रहे हो इस तरह से ये विलाय बन गया है और बहुत सारे इसमें डार्क न्यूक्लियस के स्पॉट्स हैं, तो ये सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट है. यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रैपिड डिविजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट टेक्स प्लेस एंड इट डिवाइड्स इनटू सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट. सिनसिटियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियोटिड आउटर लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई. यहाँ सेल नहीं बनते हैं पर प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं. और जो सिंगल लेयर आपको दिखाई है वो है साइटोट्रोफोब्लास्ट जो यहाँ पे है, ये इसमें सिंगल लेयर है विथ द न्यूक्लियस. तो इनर लेयर ऑफ सेल्स विथ डेफिनेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जस्ट रिमेंबर कि 7th डे तक क्या हो जाता है, यहाँ पे ये trophoblast layers divide into 2 parts, cytotropho and syncytiotrophoblast. Next process after blastulation is gastrulation, a very important process. Gastrulation, it is basically transformation of this blastocyst into gastrula. Gastrula में क्या रहता है? Germ layers. Germ layers क्या होती है? Ectoderm, endoderm and mesoderm. So transformation of blastocyst into gastrula with primary germ layers by the rearrangement of cells. जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसके जो सेल्स रीअरेंज होंगे तो 3 लेयर्स बनेंगे और ये रीअरेंजमेंट को या ये मूवमेंट ऑफ सेल्स को हम कहते हैं मॉर्फोजेनिक movements. How this occurs? Here you can see. Now just follow the diagrams. With diagram it will be becoming very easy for you to understand. Now this is the inner cell mass. You already know that. इसके जो ये बाहर के इधर के cells हैं जो free cells हैं, cells on the free end of the inner cell mass, they are called as hypoblast. These cells are called as hypoblast. They become flat. यहाँ आपको दिख रहा है ये inner cell mass ये flat हो गए हैं और धीरे धीरे ये ब्लास्टोसील को कवर करने के लिए इस तरह से मूव करते हैं. और यहाँ आप देखोगे हाइपोब्लास्ट सेल्स मूव करते करते यहाँ पे तीनों साइड से एक कैविटी जो है ब्लास्टोसील उसको कवर कर लेते हैं. और अब ये कैविटी का दूसरा नाम हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी योक सैक. Understanding the initial part, the cells on the NMS, they are called as hypoblast. On the inner cell mass side, they become flat, they start divide and they grow towards the blastocele as you can see here. This layer जो बन गई है yolk sac के तीनों साइड, this is the layer which is will be forming the endoderm. इसीलिए बोला है this layer called endoderm is first to differentiate. ये पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन सी लेयर बनने की तैयारी होती है, तो दैट इज एंडोडर्म. इसके बाद जो बाकी सेल्स जो बचते हैं इनर सेल मास के थोड़े से कॉलमनर हो जाते हैं ऊपर के और उनको हम कहते हैं एपीब्लास्ट. तो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट ऐसा ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है. इसके बाद की स्टेज देखिए, अभी एंडोडर्म बनने की तैयारी तो हो गई, ये जो योक सेल को कवर कर लिया. अभी जो एपीब्लास्ट के सेल्स कुछ हैं ये ऊपर की ओर मूव करते हैं और एक कैविटी इनक्लोज करते हैं, एमनियोटिक कैविटी.
ओके, ये दोनों मिलके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट 2 लेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाते हैं। और उसके बाद कुछ एपीब्लास्ट के सेल्स क्या बनाएंगे, एमनियोटिक कैविटी, और ये ऊपर के जो सेल्स रहेंगे उनको हम एमनियोजेनिक सेल्स बोलेंगे, जो आगे जाके एमनियॉन बनाएंगे। ठीक है, रूफ ऑफ दिस कैविटी इज लाइंड बाय amniotic cells which later form amnion. This embryonic amnion is nothing but it is an extra embryonic membrane which surrounds and protects the embryo. एम्ब्रियो को सराउंड करके प्रोटेक्ट करने वाली लेयर क्या है, एमनियन। तो अभी आप यहाँ क्या देख रहे हो, एपीब्लास्ट एक लेयर है, एक हाइपोब्लास्ट है, तो ये बायलैमिनार लेयर बन गई है, जो कि किससे सेपरेटेड है, ऊपर की ओर एमनियोटिक कैविटी से और नीचे की ओर योक सैक से। वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, नाउ बायलैमिनार embryonic disc is placed between the amniotic cavity and yolk sac. ये है yolk sac, ये है amniotic cavity, और बीच में जो दो लेयर हैं एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, दे आर दी बायलेयर। अब 15 दिन बाद एक्चुअली क्या होता है, ये बायलेयर की ट्राइलेयर बनती है। कैसे बनती हैं, कुछ एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं ये इनवर्ड मूव करने लगते हैं। ओके, डोर्सल साइड से यदि हम देखेंगे तो ये इनवर्ड मूव करते हैं और एक स्ट्रीक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, और उसमें एक ऐसा नॉब रहता है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। ये एक्चुअली प्रोसीड होता है पीछे से आगे की ओर। अब सिर्फ रेफरेंस के लिए नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया जाएगा, देखिए समझ में आता है सिर्फ कि ये यदि हम ऊपर का लेयर समझें एपीब्लास्ट, नीचे का लेयर समझें ये हाइपोब्लास्ट, तो ये डोर्सल साइड से आप देख रहे हो ये एक स्ट्रीक निकल रही है और यहाँ पे ऐसा उसका ग्रूव बन रहा है। Are you seeing this part? This is the primitive streak, और ये पीछे से आगे की ओर, इसको टेल एंड बोला है और इसको हेड एंड बोला है। तो एम्ब्रियो का टेल और हेड डिसाइड होता है। अब इसको मैं यदि काट दूंगी तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और ये एक ग्रूव बन रहा है यहाँ पे, उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। और इसी के मूव होने के बाद कुछ सेल्स एपीब्लास्ट के मूव करेंगे और हाइपोब्लास्ट को सेपरेट करके एंडोडर्म बनाएंगे। बाकी के कुछ सेल्स वापस इन दोनों के एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आएंगे, एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में आएंगे, और उनको हम मीजोडर्म सेल्स बोलेंगे। इनवैजिनेटिंग, ये बीच में जो आपको सिंगल सेल्स दिख रहे हैं ये है हो गए मीजोडर्म, और बाकी के बचे हुए जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो एक्टोडर्म बनाएंगे। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये जो एपीब्लास्ट है यही तीनों लेयर्स का निर्माण कर रहा है। Formation of primitive streak, a shallow groove appears on the dorsal surface of the epiblast. It elongates from posterior to the entire part of embryo and establishes the head and tail end of the embryo. As you can see, this is the head end and this is the tail end. Posterior से आगे की ओर जा रहा है. Next point is germ layer. Some cells move inward below the primitive streak, detach from epiblast and displace the hypoblast, forming the endoderm. Hypoblast को हटा के उन्होंने क्या बना दिया, endoderm बना दिया. तो endoderm develops first. Other cells remain between the epiblast and endoderm and they form the mesoderm. ये बीच के जो cells हो गए mesoderm और बचे हुए cells जो हो गए वो ectoderm बनाते हैं. This is only for reference. अब ये तीनों लेयर्स जो बन गई, अब ये क्या करेंगी, ये हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज को डेवलप करेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट चार्ट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये वाला पार्ट कहाँ से डेवलप हुआ, नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डेवलप हुआ. तो ये चार्ट यू हैव टू लर्न इट अप. थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है, इसको लर्न करना है. एक्टोडर्म विच गिव्स राइज टू द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, जितने टाइप के जो कंपाउंड ग्लैंड्स हैं लाइक स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, लैक्रीमल ग्लैंड्स, इकट्ठा याद रख लीजिए. SSS, स्वेट, सलाइवरी, सेबेशियस ग्लैंड्स. Okay, then enamel of the teeth हो गया, and then basically pituitary and the entire nervous system, pituitary, pineal gland and the nervous system.
So this is from the ectoderm. Mesoderm से नाम याद रखिए, मिडिल है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है चीजों को वो इससे पूरा डेवलप्ड है, मसल्स पूरे इससे डेवलप्ड हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड वेसल्स आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएंगे। मिडिल ईयर कनेक्ट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल को, तो मिडिल ईयर आ जाएगा। कुछ ट्रैक्ट्स हैं, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, ये भी इसमें मीजोडर्म से डेवलप होंगे। एंडोडर्म से बेसिकली जीआई ट्रैक्ट हमारा है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये डेवलप होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है स्टमक इंटेस्टाइन ग्लैंड्स हैं, लिवर पैनक्रियास है, उसके ग्लैंड्स हो गए जीआई ट्रैक्ट के। देन लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ये ट्रैक्ट्स हो गए, ट्यूब्स हो गई, जनरली यूस्टेशियन ट्यूब्स हो गई। तो ये सारे ट्यूब्स जैसी जो चीजें हैं वो एंडोडर्म से डेवलप होंगी। यू विल हैव टू mug up this, students, there is no other option. So ectoderm, mesoderm, endoderm, इनसे जो layers develop, इन layers से जो tissues develop होंगे, जो organs develop होंगे, उनको कहा जाता है fate of 3 germinal layers. Okay. Next is pregnancy. What is pregnancy? It is the condition of carrying the embryo in the uterus. Generally one embryo is there. कभी कभी ट्विंस वगैरह के केस में ये एक से ज्यादा हो सकता है। इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। ये जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है और इसको हम स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3-3 महीने के ये पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ओके, एंड 9 मंथ्स का ये पीरियड होता है, ये हम सबको ही पता है। पहले ट्राइमेस्टर में जनरली जो हम देखते हैं क्या डेवलप होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, हाथ, पैर, उंगलियां जो हैं, टोज हैं, ये सारे डेवलप होते हैं। हार्ट डेवलप होना चालू हो जाता है, फेशियल फीचर्स थोड़े से जो होते हैं वो डेवलप होना चालू हो जाता है। कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग, लाइक द ब्रेन हो गया, देन किडनी, लिवर, दी स्टार्ट डेवलपिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, एंड फीटस करीब यहाँ पे 7 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर है। ये करीब सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला तो 12 वीक के बाद का, 13th वीक से 26th वीक तक का होता है। यहाँ पे बहुत रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट दिखने भी लगता है बाहर से हमें यूट्रस का कि थोड़ा डेवलपमेंट फास्ट होने की वजह से फिजिकल चेंज मदर की बॉडी में भी इजीली नजर आने लगता है। और यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको देख रहे हो, आपके लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। उसकी जो मूवमेंट्स हैं चाइल्ड के वो मदर फील करने लगती है। शी इज एबल टू फील द बेबीज किक हेयर। Okay, the taste buds start developing here and baby is about a feet long here, and it also gains weight about here also. And we can also have ultrasound there, and we can also have the know about the estimate date of delivery in this period, in the second trimester also. थर्ड ट्राइमेस्टर आप देखेंगे तो दैट इज फ्रॉम दी 27th वीक ऑनवर्ड्स अबाउट टिल दी पार्चुरेशन। 28th वीक में आप देयर विल बी ग्रोथ इन दी weight of the baby will be there. Then the baby will be called as the full term baby now, and slowly when it reaches about the week 40, its length and weight is to the maximum about 7 to 8 pounds and 20 inches in length the baby becomes, and it is fully developed and it is ready for birth, or या उसको बोलते हैं parturition. The eyes are also open here and it gains weight here. So this is the 3 trimesters, which again you will have to learn what are the basic changes taking place in the fetus. Next is the very important point, placenta. What is placenta? It is basically the connection which is there between the baby and the mother. It is a flattened discoidal organ in the uterus of the pregnant woman. It is a temporary connection between the fetal and maternal circulation. This is the most important point. It facilitates the supply of oxygen and nutrients, and also removal of carbon dioxide and excretory waste produced by the fetus. So ये प्लासेंटा जो होगा यूटरस वॉल से अटैच्ड होगा मदर के, और इधर बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होगा।
सो यहाँ आप डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द प्लासेंटा, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से अटैच्ड है और ये यूटेराइन वॉल है। तो दिस इज अ कनेक्शन, प्लासेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर। ओके, सो पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फीटस एंड पार्ट बाय द मदर। तो फीटस से जो पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होगा उसको हम कहेंगे फीटल प्लासेंटा। ओके, दिस इज द फीटल प्लासेंटा। और बेसिकली क्या है, इसका जो लेयर है कोरियन, ये आगे जाके विलाय स्ट्रक्चर बना लेता है और उसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय। ये दिस इज द विलाय, दीज आर कोरियोनिक विलाय। और इसमें क्या अनास्टोमेज होगा, यूटेराइन वॉल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें जाके, यहाँ आपको ब्लड वेसल्स ये दिख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स जाके उसमें एंटेंगल होंगे। सो इन दोनों के अटैचमेंट से क्या होगा, ये एरिया बनेगा प्लासेंटा का, विच इज कॉल्ड एज हेमोकोरियल प्लासेंटा। हेम यानी ब्लड, जो कि यूटेराइन ब्लड वेसल्स हैं, और कोरियल यानी कोरियोनिक विलाय जो बनते हैं, ये फीटस के साइड से होगा पार्ट। सो दिट इज कॉल्ड एज हेमोकोरियल प्लासेंटा. It acts as an endocrine tissue and it secretes hormone like HCG, human chronic gonadotropin, progesterone जो pregnancy maintain करता है, and also estrogens. So these hormones are required for the growth of the fetus, और pregnancy को maintain करने के लिए hormones very important है. So it is basically called as a temporary endocrine gland. So very clearly you can understand here, there are further diagrams only for reference. This is for reference, not for your evaluation. Here you can clearly see these are the chorionic villi placed here. This is the uterus part and these are the chorionic villi. It is attached by this umbilical cord to the fetus. This is the cervix region. Again here also section wise it has been showing, these are the chorionic villi and these are the blood vessels from the uterus of the mother, and this is the umbilical cord. Okay. Next is the parturition. Parturition means birth. It is the process of giving birth to the baby. There is basically physical activities involved like the uterine abdominal contractions and dilation of the cervix, passage of the baby, and this all collective process is called as labor. और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, यानी हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है. देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन, और उसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं मसल्स में, यूटेराइन मसल्स में मदर के, वो भी बढ़ जाते हैं और ये फीडबैक देते हैं कि अभी और प्रोजेस्टेरॉन चाहिए. प्रोजेस्टेरॉन और रिलीज होता है तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स और रिलीज रिसेप्टिव होते हैं. तो इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से देयर इज वेरियस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ मदर ही नहीं, यहाँ फीटस भी जो है अपने पिट्यूटरी से ACTH रिलीज करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करता है. ये दोनों के रिलीज होने से क्या होता है, मदर को ट्रिगर मिलता है और उसके ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, और फिर फर्दर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो फीटस से भी रिलीज होता है चीजें, यूट्रस से भी रिलीज होता है, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फीटस इज मूव्ड फॉरवर्ड. और इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज एंड आफ्टर बर्थ. तो डायलेशन सबसे पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन होगा, फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स दिस सर्विक्स. यहाँ पे हमने देखा, ये यहाँ पे अपने कि यहाँ पे ये यूट्रस है और यहाँ पे दिस इज द सर्विक्स एरिया. तो यहाँ पे ये नीचे मूव होगा सर्विक्स एरिया में, सर्विक्स एरिया में यहाँ प्रेशर आएगा और ये सर्विक्स का एरिया डायलेट होगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1. दिस इज देयर द डायलेशन स्टेज. यहाँ आप देख रहे हो छोटा है सर्विक्स और यहाँ ये डायलेट होके बड़ा बन गया है. उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एक्सपल्शन स्टेज. एक्सपल्शन इज द स्टेज 2 स्टेज. यहाँ आप देखोगे फेस जो है वो, हेड जो है वो बाहर आ गया है एंड इट कम्स आउट. 20 to 60 मिनट्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने को. और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज है जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है, बेबी बाहर आ जाता है और बाद में इसको प्लासेंटा जो है वो बाहर आता है. तो इसी प्लासेंटा के बाहर आने की स्टेज को कहा जाता है आफ्टर बर्थ, थर्ड स्टेज. So this is about the parturition. Last but not the least, very important stage is the lactation. That means the mammary glands of the female start producing milk at the end of pregnancy by the process of
लैक्टेशन। इस लैक्टेशन में भी हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड द फर्स्ट मिल्क which comes out after the delivery and given to the child, that is called as colostrum. It is very healthy and important yellow, sticky yellow fluid, and that is having proteins. It has got lactose sugar. Mother's antibodies are there which gives the baby immunity to fight against the infection, क्योंकि उसका खुद का immune response अभी develop नहीं हुआ है। फैट कंटेंट जरूर कोलेस्ट्रॉल में कम रहता है। So this is all about lactation. So we have studied today various subtopics ranging from embryology up to the parturition and birth. It's a bit lengthy topic, but slowly along with the diagrams, if you study, it will be very easy and you will be able to relate to the things which we have been given in your textbook. So just see the diagram and then write down the points. Thank you and have a good day.